प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इस टेक्निकल सिलेबस के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवाल होंगे राजस्थान जेई के लिए, और या फिर नॉर्मल किसी भी जेई एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो फायदेमंद होने वाला है सेशन, तो पहले ही बता दूं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं कुछ मेरे बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो कि आप लोग जान सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरे इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। मेरा नाम है खेमेंद्र, आई एम एजुकेटर इन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ये तो मेरा इस पिछले 1 साल का पूरा ब्यौरा है जो मैं 1 साल से आपके सामने यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। उससे पहले बिफोर ज्वाइनिंग द अनअकैडमी आई वाज वर्किंग एज TGT-WE इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, एंड उससे पहले I was doing my MTech from MNIT Jaipur, so I have all the degrees and all these essential qualification to teach you, so do not worry about it सबसे पहले तो। एंड करीब 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। गेट के लिए अलग अलग जगह पढ़ाया है, अनअकैडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है। गेट के लिए एज वेल एज SSC सेक्शन के लिए कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट मेरे कुछ पीक सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें SSC सेक्शन की तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड नेटवर्क थ्योरी, और बात कर सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, तो वो भी हम डील कर सकते हैं। तो ये सारी मेरी क्वालिफिकेशंस है, ये सारी मेरे सब्जेक्ट्स है जो मैं डील करता हूँ अलग अलग लेवल पे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आप जाकर जरूर देखिए कितने स्टूडेंट्स ने हमें देखा है, कितने स्टूडेंट ने हमें फॉलो किया है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। एंड आई रियली होप कि सेशंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने जबरदस्त तरीके से चीजों को समझाया गया है और आप बेस्ट वे में किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अनअकैडमी के साथ आप डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी ने अलग अलग लेवल पे कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं जो कि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाते हैं। जिन कोर्सेज पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आफ्टर एवरी 3 क्लास आप डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है। अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म की बात करें, SSC सेक्शन में या फिर बात करें गेट सेक्शन में, तो सारे के सारे कोर्सेज बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अवेलेबल है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग सारी चीजें करवाई जाती है, क्विजेस होते रहते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, PDF मिल जाती है। तो सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे अनअकैडमी इस तरीके से सर्च करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अनअकैडमी का इस तरीके से एप्लीकेशन खुल जाएगी, अपना फोन नंबर रजिस्टर करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना गोल अच्छे से सेलेक्ट करें। देखो यार, अब एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई लेवल के एग्जामिनेशन के लिए तो फिर आप यहाँ पर SSC एग्जाम्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट या फिर ESC के लिए, गेट और ESE, क्योंकि ESC का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है इसलिए मैं ESC को मेंशन कर रहा हूँ। गेट और ESC के लिए अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा गेट का सब्सक्रिप्शन। गेट का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण और बिल्कुल फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, तो फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। उसके बाद यूज करेंगे मेरा कोड जो कि है KHEM09। ध्यान रखेंगे KHEM09 से आपको क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट इन एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, चाहे गेट सब्सक्रिप्शन हो या फिर SSC सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी जो प्रोफाइल का लिंक मैंने दिखाया था उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ खास बातें। अब डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी सी कि कितने क्या क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम यहाँ पे, एंड डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। मैं चैट सेक्शन पे इतना ध्यान नहीं दूंगा अभी। जितने भी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैट सेक्शंस पे इतना ध्यान नहीं देंगे अभी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेके आते हैं फॉर यू, एंड 30 सेकंड्स का टाइम दिया है मैंने आपके लिए। अगर 30 सेकंड्स में अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है पहला तो, बिल्कुल आसानी से। ये भी प्रश्न कहाँ पूछा गया था, ESC एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्नों के रिपीट होने के चांसेस कई बार रह जाते हैं जो स्टेट PSUs रहते हैं, तो इस तरीके के सारे प्रश्न आपको करने चाहिए। ठीक है, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो फिर आप देख सकते हैं जो भी भाषा आप प्रेफर करें, जस्ट लाइक द एग्जामिनेशन, वहां पे भी ऐसे ही होता है कई जगह। ओके, टाइम अप हो चुका है। बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आसान आंसर है।
प्रश्न पढ़ते हैं, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इन द सर्किट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट is linearly proportional to the current through it, then it is what? A transformer, capacitor, inductor या फिर resistor? It is definitely what? Voltage is directly proportional to current. Voltage is directly proportional, is linearly proportional, that linearly proportional to current. तो क्या रह गया वो? It is nothing but एक resistive circuit है कि नहीं? बहुत आसान, V is equal to आई आर। ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया बच्चों वाला। चलो आगे चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का कि किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहला तो बहुत आसान था, मेरे हिसाब से सबका हो गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, बिल्कुल टाइम आपके पास है, जल्दी सी सोचिए और आंसर दीजिए। ओके, which of the following is a group of passive device only? अब दो तरीके के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है पैसिव डिवाइस और एक होता है एक्टिव डिवाइस। एक्टिव और पैसिव। अब those devices which have the property of internal amplification, अगर आपके डिवाइस के अंदर एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी है तो वो एक एक्टिव डिवाइस होगा। देखो जैसे यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से डिवाइस में एक्टिव डिवाइस होगा और पैसिव डिवाइस होगा, दोनों में डिफरेंस बताया था। कोई भी आपका जैसे एक डिवाइस है वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपका एक एक्टिव डिवाइस होगा जो कि वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, वो एज अ सोर्स आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो वो वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, उसको कहीं से इनपुट पे वोल्टेज नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस से उसने वोल्टेज को कन्वर्ट किया और वो वोल्टेज आपको सप्लाई कर रहा है। तो वो एक सप्लाइंग एलिमेंट है, तो वो एक सोर्स है। वो है क्या है? एक सोर्स है। सोर्स है मतलब वो एक एक्टिव डिवाइस है। क्या है? वो एक एक्टिव डिवाइस है। ठीक है, अब बात करते हैं पैसिव डिवाइस की। पैसिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी डिसिपेट होती है। ठीक है, जिसके अंदर एनर्जी स्टोरेज नहीं होती फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एनर्जी स्टोरेज नहीं होगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे सर बैटरी, बैटरी क्या है? बैटरी है आपकी एक्टिव डिवाइस। कैपेसिटर क्या है सर? आपका पैसिव डिवाइस। ठीक है, इंडक्टर क्या है सर? आपका पैसिव डिवाइस है। ठीक, अब देखो बात यहाँ पे आती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक एक्टिव डिवाइस है। ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस है जो कि एक एक्टिव डिवाइस है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर होता है गेन। अगर आपने इनपुट पे अगर कोई वैल्यू दी है, कोई पावर गेन होता है उसमें। पावर गेन में क्या होता है? इनपुट सपोज करिए आपका इनपुट पावर है 10 वॉट है, आउटपुट पावर आपका 100 वॉट हो गया, तो पावर में गेन हो गया, उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन हो गया। इट इज यूजिंग एज अ एम्पलीफायर। इसका मतलब मेरा ट्रांजिस्टर क्या है भैया? एक्टिव। एक्टिव डिवाइस है कि नहीं है? तो इसका मतलब जहां पे भी ट्रांजिस्टर दिख गया तो वो तो एक्टिव है सर। तो इसका मतलब ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब ये देखते हैं ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। एक बार रखो इसको, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एफईटी। सो एफईटी इज आल्सो ट्रांजिस्टर, तो ये भी एक्टिव हो गया। तो सर पैसिव के कौन से बचे? ये ऑप्शन बचा। अब आप बिल्कुल बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाओगे सर टेंशन में कि सर ये ट्रांसफार्मर क्या है सर? ट्रांसफार्मर भी तो वोल्टेज को इधर से उधर फेंक रहा है। देखो यार, ट्रांसफार्मर आपका एक्टिव डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, उसकी पावर सेम रहती है। वोल्टेज ऊपर और करंट नीचे या फिर करंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसकी ओवरऑल पावर सेम रहती है। तो मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो उसकी ओवरऑल पावर तो सेम ही रहेगी। तो ये केसेस है जो कि हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर्स एंड इंडक्टर इज अ पैसिव डिवाइस। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस होगा। करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि मेरी ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपने बिल्कुल पिन पॉइंटेडली समझ ली होगी। बिल्कुल, अगर नींद आ रही है तो उठ जाइए बिल्कुल, और बिल्कुल आ जाइए इस सेशन में। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल, मुझे पता है सबको बहुत अच्छा लग रहा है एंड इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत ही आसान है ये तो।
30 सेकेंड है आपके पास, उसके बाद मैं इसको प्रश्न को पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। 30 सेकेंड्स। How much time will be taken? How much time will be taken by a 40 coulomb of charge to pass through a point in the circuit if current of 8 ampere flows through it? यार एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, Q बराबर I by T, Q बराबर IT, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, ठीक है। I बराबर dQ by dt होता है, तो Q बराबर IT हुआ, ठीक है। आपको कूलम में दे रखा है और करंट दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया है, टाइम निकालना है t इन सेकेंड्स, तो ये हुआ आपका 40 कूलम डिवाइड बाय करंट कितना 8, तो t बराबर आ गया 40/8, 5 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो d 5 सेकेंड आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। खैर बहुत आसान प्रश्न था, फॉर्मूला बेस्ड था, तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको जरा बताओ जरा क्या आंसर होगा। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स रट लेते हैं, लेकिन आज इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो परेशान मत होइएगा। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये डायमेंशन के क्वेश्चन ना कभी कभी पूछ लेता है। अगर आपका सेट बिल्कुल पर आपको परेशान करने वाला आया है, तो फिर ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। गुड 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 गुड, ओके, बहुत बढ़िया। Which of the following is the dimension of resistance? अब देखते हैं, what is resistance? V is equal to I R, इतना तो हम समझते हैं, ठीक है। I बराबर क्या, I मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था, I बराबर Q by T लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब एक और चीज जरा देखते हैं, I बराबर Q by T तो मैं लिख ही सकता हूं, एंड V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज यही होगा, वोल्टेज बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर Q लिख दिया मैंने, यस और नो, बिल्कुल सर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जानता हूं V की जगह मैंने लिख दिया W बाय Q, I की जगह मैंने लिखा Q बाय T डॉट R, क्लियर है। R की डायमेंशन आपको निकालनी है, W T डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर। व्हाट इज दिस W, वर्क डन। वर्क डन के लिए मैं निकाल सकता हूं क्या, मास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर तो t में -2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय t इन सेकंड्स, तो t मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय q की पावर 2, q की पावर 2 डिवाइडेड बाय हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस का एलिमेंट जो है आपका, मास ऐसा कैसा रहा, L की पावर 2 ऐसी कैसी रही, T की पावर -2, T की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बचेगा T की पावर -1, वो नीचे जा सकता है, तो Q स्क्वायर और T यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताओ जरा आपका, M L स्क्वायर Q स्क्वायर T, A इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है जो कि मैंने करी है, अगर आप डायमेंशंस निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस के, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई कई बार किस्मत खराब हुई तो पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, गुड, आंसर बताएंगे मुझे सभी लोग।
Which of the following is correct expression for the Gauss law? Which of the following is correct expression for the Gauss law? अब Gauss law क्या होती है भैया, ये बताओ। ये देखो नीचे लिखी हुई आ गई अपने आप। The Gauss law is defined as the total of electric flux out of the closed surface is equal to total of electric flux out of the closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity। टोटल आपका जो फ्लक्स है इन द क्लोज्ड सरफेस वो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल फ्लक्स इन द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। और करेक्ट आंसर हो गया आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैं डेफिनेशन नीचे लिख के आया हूं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं है तो पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं नीचे लिख कर लेके आया हूं आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं नीचे डेफिनेशन लिख कर लेकर आया हूं। ठीक है गाइस, सभी लोग करेक्ट आंसर है ए विल बी द करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताएंगे इस प्रश्न के लिए। Okay. Three parallel resistive branches are connected across a DC supply. Three parallel resistive branches are connected across a DC supply. What will be the ratio of branches current I1 ratio I2 ratio I3 if the branch resistance in the ratio of R1 R2 R3 का रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 6 गिवन है। आपको I1 I2 I3 का रेशियो आपको निकालना है और ये दिया गया है कि पैरेलल में वो कनेक्टेड है, पैरेलल में वो कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज आपका सेम है, वोल्टेज आपका सेम है। तो आपको R1 रेशियो R2 रेशियो R3 आपको गिवन, ठीक है। निकालना क्या है? I1 रेशियो I2 रेशियो I3। आप एक चीज जानते हो कि यार V बराबर I1 R1 प्लस नहीं बराबर ही I2 R2 बराबर I3 R3। ये तीन चीज, ये चीजें तो आप जानते ही जानते हो। अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालूं, अगर I1 की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी बताना जरा। अगर I1 के लिए मैं लिखना चाहूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बराबर क्या होगा? V1 बाय R1 रेशियो V बाय वो वही V ही है वो R2 रेशियो V बाय R3। V तो कॉमन ही है, तो 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2 रेशियो 1 बाय R3। अब इसकी जगह 2 4 एंड 6 लिख दीजिए। 1 बाय 2 रेशियो 1 बाय 4 रेशियो 1 बाय 6। ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है? 12 है आई थिंक। तो 12 को एक बार ऊपर न्यूमरेटर की जगह पुट कर दीजिए तीनों में, तो क्या आ जाएगा? 6 रेशियो 3 रेशियो 2। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल बेसिक को पकड़ो और फिर आपके सारे हर तरीके के प्रश्न बनने लग जाएंगे। बेसिक्स को ध्यान में रखो और हर तरीके का प्रश्न मैं बता रहा हूं आपका बनने लग जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 डन हो चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं मुझे। बिल्कुल यही पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से समझेंगे यार, बिल्कुल आसानी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसी तरीके से आप भी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सोच के बताएंगे, मैं थोड़ा ज्यादा समय दूंगा इस प्रश्न के लिए क्योंकि अच्छा प्रश्न है, इसमें कैलकुलेशन भी है। इस प्रश्न को करने से आपके काफी कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। खैर कैलकुलेशन ही है मेन, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा इस प्रश्न के लिए, परेशान मत होइए।
चलिए क्या बोल रहा है, 4 रेजिस्टेंस 80, 50, 25 एंड R, तो ये लास्ट वाला R है, इतना समझ लीजिए, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये 25 है, पैरेलल में कनेक्टेड है, बिल्कुल वोल्टेज सेम होगी ना सर, पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम होगी सर, ठीक है, ये वाला 80 मान लीजिए, ये वाला 50 मान लीजिए, क्लियर है ना, सबको विजिबल है अच्छे से, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब पैरेलल में है, करंट थ्रू 25, ये 25 के थ्रू करंट जो जा रहा है 4 एम्पियर है, ये बोल रहा है कि 4 एम्पियर करंट यहाँ से इधर जा रहा है, एंड द टोटल करंट विल बी, टोटल करंट इन द सप्लाई, मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर करंट जा रहा है, बात क्लियर होगी, एक जा रहा है 4 एम्पियर करंट, एक जा रहा है 10 एम्पियर करंट, तो मुझे ये बताइए, मुझे ये बता दीजिए कि भैया आपका जो पूरे सिस्टम का जो आर की वैल्यू है, जो नहीं पता है हमें, वो कितनी वैल्यू होने वाली है। अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे यार, 4 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, 25 ओम है ये, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 25 करके मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब जब 100 वोल्ट निकल गया है, तो ये मेरा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है, अब 100 वोल्ट है, 10 एम्पियर जा रहा है, 100 वोल्ट विल बी इज इक्वल टू 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आर इक्विवेलेंट क्या है, इन सभी के सभी जितने रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा, 10 आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई 10, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब 1 बाय आर इक्विवेलेंट, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझूं तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय 80 प्लस 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 25 प्लस 1 बाय आर, ये होना चाहिए, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 10, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय 10। अब यहां से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से आप अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आएगी, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 50 माइनस 1 बाय 80 माइनस 1 बाय 25, सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में लीजिए 400, आंसर में आएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 8, ये सॉल्यूशन आएगा। ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू आएगी आपकी आर की, वो आएगी 400 डिवाइड बाय 11, सॉल्व करेंगे 36.36 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। जी मैंने यही बोला था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भूले हैं तो इस तरीके के प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। 36.86 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ यार, कितने लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर कट आउट समझ में आ गया है। यस गाइस, बहुत अच्छा, गुड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल, ये तो आसान वाला है, बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर बताएंगे और मुझे बताएंगे किस तरीके से हम इसे फॉलो कर सकते हैं इस प्रश्न को। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इंक्रीजेस, अगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा। देखो यार, कॉपर वायर की अगर बात करें तो वो कंडक्टर होता है, कॉपर वायर क्या है, कंडक्टर के लिए होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो बी तो करेक्ट आंसर होने ही होने वाला है। ये तो बिल्कुल 100% है कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार जरा चेक करते हैं कि और कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या एक ही आंसर है, क्या एक से अधिक आंसर तो नहीं है इस प्रश्न के लिए, देखते हैं जरा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम्स लेस। एक बात बताओ कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा
तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ी ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो डिक्रीज हुई होगा। और अगर मेरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, कंडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब सी भी करेक्ट आंसर है। बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, बोथ आर द करेक्ट आंसर, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ ही खेलना है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी एंड सी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बोथ का ऑप्शन था नहीं, पर हमने बिल्कुल अपनी समझदारी से इसको देख लिया है कि बी एंड सी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, बिल्कुल गुड। The insulation resistance of the cable of length 10 किलोमीटर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए आपको दिया गया है कितना, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम दिया गया। आपसे पूछा गया है सर आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए फॉर 100 किलोमीटर। तो देखो यार, इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, तो अगर मेरी केबल की लेंथ ज्यादा हो रही है तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम होगा। अब ये लेंथ मेरी जितने टाइम्स बढ़ गई है, तो 10 टाइम्स बढ़ गई है, तो ये 10 टाइम्स डिक्रीज होगा, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 0.1 मेगा ओम नहीं हो गया क्या? तो सी करेक्ट आंसर नहीं हो गया क्या? तो इसी तरीके से समझेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ। अगर हम नॉर्मल कंडक्टर रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, आप जानते हैं आर बराबर रो एल बाय ए। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, अब कई बार क्या करते हैं, वो रेजिस्टिविटी यूज नहीं करते टर्म, बल्कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही टर्म है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर वहां पे कहानी चेंज हो जाती है, वो मेरे डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कहते हैं रेजिस्टिविटी। कई बार क्या वो कंफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म हमारे एक प्रश्न में दे देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। खैर बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is correct regarding the resistance? देखते हैं। Resistance of the conductor is a hindrance by which the conductor opposes the flow of current through it। मेरे को तो पहला ही सही लग रहा है। Resistance of wire independent of temperature, no। Resistance of wire does not depend on the material, it depends। ठीक है, क्योंकि resistivity R बराबर रो एल बाय और resistivity depends on the material। ठीक है, आर बराबर रो एल बाय ए जानते हैं आप, एंड रो क्या है, रेजिस्टिविटी, वो मेरे मटेरियल पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर मैं इंसुलेटर की बात करो तो उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो वहां पर भी मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है अगर टेम्परेचर घट रहा है। तो दोनों चीजें डिपेंड तो करेगा ही करेगा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो A is the correct answer and most appropriate answer for this correct statement। A is the correct statement for this question। ठीक है, सभी लोग इन द चैट सेक्शन बताइए जरा फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसानी से इसका भी आंसर दे देंगे मुझे सभी लोग इन द चैट सेक्शन इन 30 सेकेंड्स।
two resistors R1 and R2 give combined resistance of 4.5 when in series and 1 ohm when it is connected in parallel. So आपको बताना है कि वो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या है. So काफी सिंपल है. R1 प्लस R2 अगर होगा तो वो कितना है 4/5 और अगर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है तो वो कितना हो गया 1 बता रहे हैं भैया. ठीक है, तो आप इन अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा करेक्ट आंसर बताइए जरा. कर सकते हैं. देखो या तो सॉल्व कर लो नहीं तो हिट एंड ट्रायल तो बनता ही बनता है. ठीक है, सॉल्व कर लो नहीं तो हिट एंड ट्रायल तो बनता ही बनता है. अगर मैं चारों ऑप्शन को देखूं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन तो करीब करीब चारों के चारों मेरे फॉलो कर जाएंगे, लेकिन सेकंड इक्वेशन में से को सॉल्व करके आप एक एक करके फाइंड आउट कर सकते हो क्या आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को करके आप सॉल्व कर सकते हो क्या आपका करेक्ट आंसर है. अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करूंगा तो वो 4.5 नहीं लेके आएगा. ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करूंगा तो वो 5 करता है, तो 5 डिवाइड बाय 4.5 होगा, क्योंकि ये तो आप जानते ही जानते हो क्या है ये R1 R2 डिवाइड बाय 4.5 कर दो. इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये ABCD ऑप्शन है, ये कितना आना चाहिए 4.5 के बराबर आना चाहिए. किस ऑप्शन में आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है. देखो थोड़ा सा आंसर को इधर से खींचो, थोड़ा सा आंसर को उधर से खींचो. अब आप ये समझ गए कि यार R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए इस वाली इक्वेशन में. इस वाली इक्वेशन में R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 4.5 आना चाहिए, तभी तो बनाएगा, आना चाहिए ना. अब मेरे को बताओ ऑप्शन नंबर ए को देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करूं क्या आता है 5 आता है. आता है ना. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 क्या आता है 5 आता है. इसका मतलब ये आंसर नहीं है मेरा. कितना आना चाहिए था 4.5 आना चाहिए था. अब इधर देखो बी ऑप्शन में 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ गया 3.5 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है. इधर देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्या आंसर आता है 2 आता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्या आता है 4.5 आता है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है. समझे कैसे निकाला क्वेश्चन को. क्या मैंने कोई कठिन कैलकुलेशन करी है? नहीं करी सर, नहीं करी ना. क्या किया मैंने इस प्रश्न में, R1 प्लस R2 कर दिया 4.5 होता है, ये फॉर्मूला लिख दिया, पैरेलल का जो था वो 1 के बराबर होता है. यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो वो 4.5 हो गई. मेरे को ये इक्वेशन मिल गई. इक्वेशन नंबर 3 देखो सिर्फ ये जो सर्किल के अंदर, सर्किल नहीं, ये यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको देखिए, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय 4.5 विल बी इक्वल टू 1. इसका मतलब R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 4.5 हो रहा है. अब मैं एक एक ऑप्शन को चेक करके देख सकता हूँ आसानी से, इतना मुश्किल तो है ही नहीं मेरे लिए. ठीक है, जिस भी ऑप्शन में R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन जो मुझे ऑप्शन दिए गए हैं वो अगर 4.5 आ रहा है तो मेरा आंसर वही है. तो ऑप्शन ए को देखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 5 होता है, ऑप्शन नहीं है ये. 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी नहीं है. 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये भी नहीं है. कौन सा बचा, ये वाला मेरा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. बहुत ही अच्छे. तो आई होप कि यार ये चीज समझ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है. तो यार अगर सेशन देखो पसंद कर रहे हो तो फिर जरूर इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सभी लोग. यार अगर सेशन आप पसंद कर रहे हैं तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ. और मैं यहाँ के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी SSC JEE पर भी मेरे रेगुलर सेशन चलते हैं, तो वहां पर भी मैं शाम को 6 बजे सेशन लेता हूँ. आज मैं शायद ले नहीं पाऊंगा, तो आज वो सेशन नहीं होगा 6 बजे वाला, लेकिन रेगुलर सेशन चलते हैं अनअकैडमी SSC JEE चैनल पे भी शाम के 6 बजे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आ सकते हैं और देख सकते हैं. ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द वायर बाउंड रेजिस्टेंस ही होते हैं आपके जो प्रिसीजन रेजिस्टर्स होते हैं. जरा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है प्रिसीजन रेजिस्टेंस की. Precision resistance is a resistor that has very low tolerance value, so it is very precise. low tolerance होती है इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा precise होते हैं. ठीक है, वैल्यू भी काफी कम होती है. very low tolerance and that's why it is very precise.
नेक्स्ट, बहुत ही आसान, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, if no current flows through two charged bodies, if they have equal what, gain, capacity, करंट या फिर पोटेंशियल। बहुत ही सही आंसर और बहुत ही ज्यादा आसान आपका ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा पोटेंशियल इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। पोटेंशियल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, बहुत ही आसान प्रश्न। एक बार वापस से, इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर आपको दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब इसके लिए इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। अंदर पे, अंदर की तरफ जितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खोजे तो वो कितना होगा, जीरो होगा। हॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की तरफ जितना भी अगर आप देखें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, वो जीरो रहेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो कुछ कुछ ऐसा रहेगा कि बाद में जैसे जैसे आपका रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कनेक्ट हो जाता है, ई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके रेडियस से। अच्छा सर, ये पॉइंट कौन सा है, ये है सरफेस। ये पॉइंट कौन सा है सर, ये है आपका सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अंदर से खोखला, ठीक है। अब कई सारा ऐसे स्फीयर भी होगा जो नॉट हॉलो होगा, मतलब अंदर से पूरी तरीके से फिल्ड होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसके लिए मैं रिलेशनशिप और प्लॉट बता देता हूं आपको कि प्लॉट ही काम का है। देखो, प्लॉट कई कई बार पूछ लेते हैं रेडियस के ऊपर, तो बिफोर द सरफेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड आफ्टर द सरफेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसी तरीके से जैसे ये हॉलो के केस में, ठीक है। अगर कंप्लीटली फील्ड की बात करी जाए, हॉलो की बात ना करी जाए, तो फिर वो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। क्लियर है ना, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है और ये सारी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चल आगे चलते हैं। खैर, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, what is the condition in Ohm's law that, बिल्कुल ऊपर ऊपर में ही इसका सही आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है। द टेम्परेचर शुड बी सेम। यार सोच के देखो कि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I। उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू कर देते हैं, तो I R हो गया ना ये। तो ये कांस्टेंट होता है यार, वो कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर पे होगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है ना। चल अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है। उस क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देते हैं हम जल्दी से आपको। क्लियर है सभी लोग, सभी दोस्तों के लिए? बिल्कुल, बताओ यार सभी लोग, मजा आ रहा है सेशन में? यस हियर, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इसका आंसर देंगे। अगर आंसर आ गया अच्छे से तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसको सुन लेना, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपके काम जरूर आने वाला है, ठीक है।
ओके क्या बोला जा रहा है, 2 लाइट बल्ब्स, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स जिसकी रेटिंग दी हुई है आपको 40 वॉट की और 60 वॉट की रेटिंग है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन्स। अब यहाँ पे ये चीज हम कंसीडर अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रेटिंग है उसकी वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, इसको अगर बेसिकली समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हो, मैं किसी भी तरीके से उसको बता सकते हैं, अब जरा समझने की कोशिश करना है। सपोज फॉर मेरे पास पावर है P1, ठीक है, अगर मैं इसका रिलेशन निकालना चाहूँ फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज आप कांस्टेंट मान ले, फॉर अ वोल्टेज अगर पावर की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, V²/R1, यस और नो, ठीक है। P2 इज इक्वल टू V²/R2, बात क्लियर है, यस और नो। इसका मतलब पावर और रेजिस्टेंस, मेरा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यस और नो, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, पावर 1 इज लेस देन पावर 2, इसका मतलब 40 इज लेस देन 60, बात क्लियर है। इसका मतलब R1 विल बी ग्रेटर देन R2, इतनी बात तो बिल्कुल सर स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जो 40 वॉट वाला जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माय सेकंड रेजिस्टेंस। अब जब ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, अब जब ये मेरे दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो गए इस तरीके से, जब ये मेरे दोनों बल्ब इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट हो गए फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज भी आप मान लिया आपने, तो फिर अब ये R1 की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू R2, ठीक है। अब इसमें जो ब्राइटनेस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, I²R लॉसेस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताओ कि अगर करंट मेरा कांस्टेंट है तो I²R1 विल बी ग्रेटर देन I²R2, यस और नो, क्योंकि R1 ज्यादा है किससे, R2 से, तो इसकी ब्राइटनेस इज ज्यादा देन सेकंड की ब्राइटनेस। इसका मतलब 40 वॉट का जो बल्ब है ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, 40 वॉट का जो बल्ब है ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, बिल्कुल। देखो यार, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी अगर आप बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी अगर आप इस सेशन को देखेंगे तो ये आपको बहुत फायदेमंद लगेगा, ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है ना। सभी दोस्तों के लिए बिल्कुल समझ में आ गया कि इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यार अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं फॉर कांस्टेंट वोल्टेज, अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो द बल्ब विथ लोअर वॉटेज रेटिंग, द बल्ब विद द लोअर वॉट रेटिंग, उसकी जो ग्लो होगा वो ज्यादा होगा, उसका ग्लो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिफरेंट बल्ब, ठीक है ना। लोअर वॉट रेटिंग का जो बल्ब है वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा एज कंपेयर टू डिफरेंट, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो टाइम अप। देखो यार बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको लगाना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल लगाना है, उससे पहले आपको लगाना है केसीएल। अब जरा यार ये वाला जो नोड देखो, ये नोड ए मान लिया मैंने, इस नोड के ऊपर केसीएल लगाओ तो यार यहाँ से इनकमिंग करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर, और यहाँ से इधर कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, जो कि आपको कैलकुलेट करना है आई की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I+1 जाएगा, यहाँ ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव करंट की डायरेक्शन की वजह से,
क्लियर है? अब ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन गया, इस लूप पे आप केवीएल लगा दीजिए, देखो जरा लगा के क्या आंसर आ रहा है। मैंने केवीएल लगाने की कोशिश करी तो +8 वोल्ट +8 वोल्ट +2 वोल्ट -2 मल्टीप्लाइड बाय I +1 विल बी इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। I+1 विल बी इक्वल टू 2 + 8 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5। I की वैल्यू आ गई 5 - 1 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस एक लूप लगाना था और आंसर आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट, ये तो और भी आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। In the given circuit, what is the voltage across the current source IS? The voltage across the current source IS अगर आप निकालना चाहे तो कई बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए उसने सीधा ए ऑप्शन दे रखा है कि यार वोल्ट करंट सोर्स के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा। नहीं सर, 0 है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको उस पोटेंशियल यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। ये किसके बराबर होगा सर? ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर बराबर होने वाले हैं, ठीक है ना। सो V1 V2 V3 लिख दिया मैंने, सपोज करो, तो कितना होगा पोटेंशियल? V1 + V2 कर देते हैं सर। क्या 3 और 6 को आप पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको सॉल्व कर सकते हैं? 3 और 6 को पैरेलल कनेक्टेड है, सॉल्व करेंगे, क्या आंसर बनेगा? 3 और 6 का रिजल्टेंट 2 निकल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, 2 निकल जाएगा सर, आंसर सही है। 2 यहाँ पे आपने बोला कि 3 और 6 की जगह आपने बोल दिया कि यहाँ पे एक 2 लग गया सर, ये दोनों मेरे हट गए, ठीक है। 2 ओम निकल गया यहाँ से, 2 ओम पे भी प्लस ऊपर माइनस नीचे। अब 1 + 2 कितना हुआ? 3। 3 में से अगर 2 एम्पियर करंट जाएगा, 3 ओम में से 2 एम्पियर करंट जाएगा तो कितनी वोल्टेज हो गई? 6 वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? इस तरीके से समझेंगे और इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को भी, बहुत आसान प्रश्न है, दिखने में डिपेंडेंट सोर्स का आपको लग रहा है, थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। व्हाट इज द करंट थ्रू 2 ओम करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिलो। अब अलग अलग मेथड्स है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक इक्वेशन डिस्कस करूंगा जहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक। तो बस आप कुछ मत कीजिए, एक केवीएल लूप लगा दीजिए यहाँ पर, इस तरीके से। क्या आया देखो, -6 वोल्ट -6V प्लस V। ये मैंने यहाँ पे करंट नहीं लिखा है, मैंने करंट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ V लिख लिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ V लिख लिया, मैं V की वैल्यू निकालना चाहता हूँ पहले, करंट की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, मैं V की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। प्लस V प्लस 20 विल बी इक्वल टू 0। बात क्लियर है? 5V बराबर 20, V बराबर 4, V बराबर 4 वोल्ट। तो इसका मतलब यहां पर कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट है। क्लियर है ना? यहां पर कितना है? 4 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। तो V इज इक्वल टू IR से क्या मैं करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 4 वोल्ट डिवाइड बाय 2, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, जो कि मेरा फ्लो हो रहा है इस सर्किट से फ्रॉम द 2 ओम रेजिस्टर। 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है फ्रॉम द 2 ओम रेजिस्टर। अब इतना समझ गए, तो इसके अलावा और भी जो भी चीज है तो वो आप निकाल सकते हैं वेरी वेरी इजीली, ठीक है सभी लोग। चलो बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे की तरफ, हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2020। जी बिल्कुल, बताएंगे क्या रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, टाइम अप दोस्तों।
द नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 1 ड्रॉन फिगर 2 बनाया गया है और आपको निकालना है आईएससी नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है बेसिकली। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए आप यहाँ से आरटीएच आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे तो 3 पैरेलल में हो जाएगा 2 के साथ और प्लस करना पड़ेगा 4/5। जब 3 पैरेलल 2 में है तो फिर ये आ गया 6/5 प्लस 4/5। 6/5 प्लस 4/5 हो गया 10/5। ये हो गया आपका 2 ओम। सो 2 ओम अगर आपका निकल रहा है जो कि आपके डी ऑप्शन में है और आपके ए ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन आपके बन रहे हैं। अब क्या आप निकाल सकते हैं आईएससी की वैल्यू। आईएससी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको कर देना है शॉर्ट। अब आप आईएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड जिससे आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आसान सा मेथड, या तो आप देखो यार पहले तो इसको रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लो और फिर आप एक पूरा करंट निकालो, फिर करंट डिवीजन कर लो, या फिर आप यहाँ पर एक वोल्टेज नोड वोल्टेज मान लो। नोड वोल्टेज मानने के बाद इक्वेशन में लिख देता हूँ V-2/3 प्लस V/2 प्लस V/4/5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V की वैल्यू निकालिए और उसको फिर डिवाइड कर दीजिए 4/5 से, आपका यहाँ का करंट आ जाएगा। बिल्कुल V की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यहाँ से कितनी आएगी। इफ यू कैलकुलेट दिस V वैल्यू फ्रॉम हेयर, आपको क्या मिल जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। हाँ, कंप्लीटली सॉल्व कर देते हैं। इसको मान लिया मैंने 12, नीचे ऊपर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4V माइनस 8 प्लस 6V प्लस 15V इज इक्वल टू 0। फाइनली अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो आएगी 8/25। V की वैल्यू आएगी 8/25। तो ISC कितना आ गया, 8/25 डिवाइडेड बाय 4/5 कितना आ गया, 2/5 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ ISC। 2/5 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ ISC। करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक दिस D is the correct option for this question। ठीक है, D करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर मी। अगर सेशन पसंद आया तो यार जरूर बताओ इन द चैट सेक्शन कि कैसा लगा सेशन, कितने क्वेश्चन बने आपसे, कितने क्वेश्चन नहीं बने, कितनी चीजें सीखी। और बिल्कुल आप कमेंट भी कर सकते हैं, सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स इन द एसएससी सेक्शन, आप जरूर इनको जाकर देख सकते हैं अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दीज आर द बेस्ट एजुकेटर। सफलता बैच अभी रिसेंटली शुरू किया है 17 मार्च से। एंड अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट होता है एवरी संडे एट 12 PM। आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड KHEM09। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। और अभी खासियत बता दूंगा यहाँ पर जाके। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूज करेंगे मेरा कोड जो कि KHEM09। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस है अबाउट द अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड अगर सपोज करिए कि आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आपको अटेंड करनी होगी लाइव क्लासेस। कभी कहीं पर भी एनी टाइम एनीवेयर यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल रहा है फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है, टाइम टू टाइम पे आपको बताया जा रहा है किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है। ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही है और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, PDF, ये सारी चीजें तो अवेलेबल हो ही जाएगी। किस तरीके से आ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और अनअकैडमी इस तरीके से सर्च करेंगे। इस तरीके से ऐप खुलेगी आफ्टर द इंस्टॉलेशन। एंड आप फोन नंबर पुट करना है एंड अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जेई लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम्स में सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की क्लासें आपको मिल जाएगी। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, गेट और ईएससी, अगर ईएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, गेट और ईएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं गेट का सब्सक्रिप्शन। गेट का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, गोल सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना होगा कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद यूज करेंगे मेरा कोड जो कि है KHEM09।
KHEM09 कोड यूज करने से आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, और किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट ही मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस चीज को पहुंचा दीजिए। और जी बिल्कुल, ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी अभी चल रहा था। अगर आप परचेज करते हैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा यूज करने पे कोड KHEM09। अगर मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो किसी चीज के बारे में, तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हो अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल पे। अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगी मेरी काफी सारी क्लासेस, और बिल्कुल पता चल जाएगा कितना कंटेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ये मेरी प्रोफाइल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करेंगे, अनअकैडमी प्रोफाइल पे आएंगे और वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। मुझे लगता है अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जरूर इस सेशन को शेयर करना चाहिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि यार इतनी अच्छी चीज हम यहाँ पे करा रहे हैं आपकी सफलता के लिए और आपके लिए सिर्फ। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। मैं चलता हूँ, और बिल्कुल हाँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कल ठीक इसी समय सवेरे 10 बजे, और बिल्कुल बहुत सारे प्रश्न करेंगे आगे भी, और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।